नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस का जो रूल 38 ट्रांसफ़र रूल है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। जो पुराने रूल थे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप ये लेटर जो देख रहे हैं, जो उड़ीसा सर्कल है उसके CPMG का आया है। ऐसे डाकबाव ने जारी किया है, अभी कुछ सर्कल ने जारी किया है ये ऑर्डर को, कुछ ने नहीं जारी किया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या है। जैसे कि भुवनेश्वर ने इसको 21 जनवरी को जारी किया है, जो उड़ीसा सर्कल है। जो पुराना मेरा वीडियो जिन्होंने देखा होगा ट्रांसफ़र रूल का, ज़्यादातर चीज़ें वही है, कुछ थोड़े से चेंजेज हुए हैं। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि चेंजेज क्या हुआ है। जैसे कि डाक भवन से जो लेटर आया था वो 17 जनवरी को था। ज़्यादातर रूल जो है, जो पुराने वाले अपने ट्रांसफ़र रूल का जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, वो जाके देख सकते हैं वीडियो को। जो भी है वो सब पुराने रूल हैं। जो नए रूल चेंज हुए हैं, कुछ डेट का जो है कि कब से कब आप अप्लाई करेंगे, कौन एलिजिबल है, वही थोड़े सा ही चेंज हुआ है। ज़्यादातर इसमें जो चेंजेज है वो इंस्पेक्टर पोस्ट जो है उनके लिए चेंजेज हुआ है। जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट है उनके लिए सब पुराने रूल हैं। जो नए रूल चेंज हुए हैं मैं सिर्फ उसके बारे में आपको अभी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से नए रूल चेंज हुए हैं। ये जो देख रहे हैं सब पुराने वाले ही रूल हैं। रूल 37 किसके लिए एलिजिबल है, कौन रूल 38 से ट्रांसफ़र लेगा। तो जो नए रूल हैं मैं वो दिखा रहा हूँ आपको कि क्या इसमें नए चेंज हुए हैं। थोड़े से मैं पुराने, जिनको नहीं पता है या जिन्होंने नहीं देखा है पुराने वीडियो, लिंक में नीचे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ये जैसा कि दे रखा है कि यूआर को यूआर से ही ट्रांसफ़र लेना है। ओबीसी कैंडिडेट ओबीसी की जो वैकेंसी होगी उसके अगेंस्ट ही ट्रांसफ़र ले सकता है। एससी एसटी एससी सबका मतलब जो जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी के लिए एलिजिबल होगा ट्रांसफ़र में। इसके अलावा जो कैडर है वो भी सेम कैडर में जाएगा, मतलब पोस्टल असिस्टेंट है पोस्टल असिस्टेंट की जगह पे जाएगा। जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है सॉर्टिंग असिस्टेंट की जगह पे, जो रीजनल ऑफिस में है वो रीजनल ऑफिस में जाएगा। SVCO में जो है SVCO में जाएगा। तो ऐसे करके ये सब दे रखा है। यहाँ पे भी क्लियर लिख रखा है कि जिसका प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है वो ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर अप्लाई करेंगे तो उनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जिनका ट्रांसफ़र के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है वो पूरा हुआ है कि नहीं, इस बात का ध्यान हमेशा से रखें। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको 2 साल का जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं करना है। जैसे कि जो PWD कैंडिडेट है वो 2 साल से पहले, उनके लिए प्रोबेशन पीरियड नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फुली डिपेंडेंट या स्पाउस है, जो टर्मिनल इलनेस है उसको, मीन्स लाइलाज बीमारी जो होता है उससे कोई यदि सफरिंग है, या तो स्पाउस हो या फुली डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर या चिल्ड्रन हो, तो उस केस में भी आप जो प्रोबेशन पीरियड का कंडीशन लगाया गया है उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग कर क्या रहा है, जैसे कि इसके लिए जो अथॉरिटी है, जैसे 2 साल से पहले जो ट्रांसफ़र किसके थ्रू मिलेगा तो वो डायरेक्टरेट होता है, जो पोस्टल का डायरेक्टरेट है वही आपको अलाउ कर सकता है 2 साल से पहले कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके लिए CPMG अलाउ नहीं करेगा, लेकिन CPMG का रिकमेंडेशन होना चाहिए। तो बहुत लोग कर क्या रहा है कि डायरेक्ट लेटर डायरेक्टरेट को भेज दे रहा है, जो कि सही नहीं है। इसके रिगार्डिंग अभी एक ऑर्डर भी आया था कि जो भी ऐसे करेगा, जो भी आपको लेटर फॉरवर्ड करना है वो थ्रू प्रॉपर चैनल ही जाएगा, चाहे वो डायरेक्टेड को भेजना हो या जहाँ भी भेजना है, आप थ्रू प्रॉपर चैनल भेजें। अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं भेज रहे हैं तो आपके जो डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई भी करेगा आपके खिलाफ। इसके रिगार्डिंग अभी एक ऑर्डर भी इशू हुआ था पहले, कुछ दिन पहले, कि बहुत लोग हैं जो डायरेक्ट अभी मतलब 2 साल पूरा नहीं हुआ है और वो पॉलिटिकल अप्रोच लेके आ रहे हैं या फिर डायरेक्टरेट के पास डायरेक्ट लेटर लिख रहे हैं, मतलब जो भी हायर अथॉरिटी है उनको ट्रांसफ़र के लिए लेटर लिख रहे हैं। तो ये सही नहीं है। आप थ्रू प्रॉपर चैनल ही कम्युनिकेशन करें, जो भी लेटर का कम्युनिकेशन हो रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बाकी ये भी पुराने जो रूल है उसी को रखा गया है कि 2 इंटर सर्कल और 2 इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र पूरे सर्विस में आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो एक्सेप्शन इसमें है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होंगे PWD कैंडिडेट जो है उनको एक एक्स्ट्रा इंटर सर्कल और इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र के लिए उनके पास ऑप्शन होगा, मतलब वो 3 इंटर सर्कल ट्रांसफ़र ले सकते हैं और 3 ही इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं।
इस वाले ऑर्डर जो है इसमें थोड़ा सा इंस्पेक्टर जो पोस्ट है उसके लिए भी ट्रांसफ़र रूल क्या है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे ट्रांसफ़र के लिए, उसको भी अच्छे से क्लियर कर दिया गया है कि जो इंस्पेक्टर पोस्ट में है और वो अगर रूल 38 से ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है। मैं नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल से ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि ये नीचे आप देख रहे हैं टेबल दिया हुआ है कि 2008 सन दे दिया कि कब कब एग्ज़ाम हुए हैं। एक ये कैंडिडेट है 2010 का, इसमें दे दिया कि इसका रैंक 20 है, इसका 30 है, इसका 25 है, इसका 35 है। जो एक 2010 का कैंडिडेट है उसका रैंक 5 है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग सबका दे रखा है। उसके बाद सर्कल दे रखा है कि 2 लोग सर्कल ए में ज्वाइन किया है, 3 लोग सर्कल बी में ज्वाइन किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंक वाइज जो है 20, 30, 25 है, लेकिन ज्वाइनिंग इनकी जो भी हो उसके अकॉर्डिंग जो रैंक सबसे कम वाला है मतलब 20 पे है वो सबसे सीनियर होगा अपने सर्कलों के लिए। ऐसे ही करके सबका दे रखा है, रैंक भी है और कब किसने ज्वाइन किया है। उसके बाद अब बोल रहा है कि ट्रांसफ़र के लिए क्या रूल है। जैसा कि इसमें एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू ये तीनों 2008 के हैं और वी जो है वो 2010 के हैं। इसके अलावा एक्स, वाई सर्कल ए में है, बाकी ये जेड, डब्ल्यू, वी बी में है। हम देखते हैं इसमें इनका क्या रूल है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि एक सबसे सीनियर है, लेकिन अगर वो ट्रांसफ़र अप्लाई करके सर्कल ए से सर्कल बी में जा रहा है तो वहाँ पे वो जाकर जूनियर हो जाएगा। मतलब जो ये तीनों सर्कल बी में है इन सबसे वो जूनियर हो जाएगा वहाँ पे भी। लेकिन कुछ सर्कल में इन लोगों के साथ आईपी के साथ दिक्कत क्या हुआ प्रमोशन के लिए या जो भी है ना, कुछ सर्कल का प्रमोशन आईपी से एएसपी जो होते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 3 सालों पे हो जा रहा है, कुछ जगह कुछ सर्कल का 4 साल लग जा रहा है। तो इसमें दिक्कत यही हो रहा है कि कुछ सर्कल में एएसपी बन गया और सेम बैच के कुछ सर्कल में भी आईपी हैं, वो ट्रांसफ़र होकर जब दूसरे सर्कल में जा रहा है तो उसके बैच के लोग वहाँ पे आईपी है और ये वहाँ पे जाके एएसपी बन जा रहा है। तो ये दिक्कत है, इसलिए इनको ऐसा किया गया है, ट्रांसफ़र के लिए बताया गया है कि अगर मान लेते हैं कि ये इंस्पेक्टर है, ये भी इंस्पेक्टर है, सब अभी XYZ सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे ही हैं और ये ट्रांसफ़र लेके सर्कल ए से सर्कल बी में जा रहा है तो वहाँ पे वो जूनियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये जो वाई नंबर है एक्स इंस्पेक्टर से ट्रांसफ़र लेके इंस्पेक्टर बन गया यहाँ पे सर्कल बी में, लेकिन अगर वाई जो है वो एएसपी प्रमोट हो गया यहाँ पे ए सर्कल में है, उसके बाद एएसपी बनने के बाद वो ट्रांसफ़र अप्लाई कर रहा है तो तब तक ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल नहीं होगा जब तक ये जेड और डब्ल्यू है दोनों, क्योंकि सेम बैच के हैं 2008 बैच के हैं, जब तक ये दोनों भी प्रमोट होकर एएसपी ना बन जाए तब तक ये ट्रांसफ़र उस सर्कल के लिए बी सर्कल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एएसपी के लिए जो भी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ट्रांसफ़र अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए यही किया गया है कि आप जिस सर्कल में जाना चाहते हैं उस सर्कल में आपके बैच के जितने भी इंस्पेक्टर हैं वो जब तक अगर आप भी प्रमोटेड हो गए हैं तो अगर आप भी अभी इंस्पेक्टर में हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रांसफ़र लेके वहाँ पे मोस्ट जूनियर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका प्रमोशन हो गया है पुराने वाले डिवीज़न में आप इंस्पेक्टर से एएसपी बन गए हैं और तब आप ट्रांसफ़र अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके बैच के जितने भी कैंडिडेट उस सर्कल में थे, मतलब 2008 बैच के, अगर ये 2008 बैच का है तो 2008 बैच के जितने भी उस सर्कल बी में इंस्पेक्टर हैं वो सब एएसपी अगर बन जाएंगे तभी आपको ट्रांसफ़र अलाउ किया जाएगा, वरना अलाउ तब तक नहीं किया जाएगा। तो आईपी के लिए मोस्टली यही चेंज हुआ है। इसके बाद आता है कि अथॉरिटी कौन है जो ट्रांसफ़र को अप्रूव करेगा। ये पुराने में भी यही था, इंटर सर्कल जब होगा तो दोनों सीपीएमजी होंगे दोनों सर्कल के, क्योंकि इंटर सर्कल एक सर्कल से दूसरे सर्कल में आप जा रहे हैं तो दोनों सीपीएमजी अगर एग्री होंगे वही अप्रूवल करेंगे आपके ट्रांसफ़र के लिए। इंटर सर्कल में आपका सीपीएमजी जो होगा कंसर्न सर्कल का वो अप्रूव करेगा। इसके अलावा जो कोई एक्सेप्शन केस हो रहा है जहाँ पे आप प्रोबेशन पीरियड से पहले अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी एक्सेप्शन है उस केस में डायरेक्टरेट जो होगा वो हायर अथॉरिटी डायरेक्टरेट है जो कि अप्रूव करेगा आपके ट्रांसफ़र को। लेकिन जो भी आपको लेटर कम्युनिकेशन करना है ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग वो सारा थ्रू प्रॉपर चैनल ही जाएगा। आप कुछ भी स्किप कर रहे हैं वो सही नहीं है। ये जो पॉइंट है सी पॉइंट को ही मेनली चेंज किया गया है ट्रांसफ़र अंडर रूल 38 में कि जो भी आपका लेटर होगा वो आपका जो सर्कल का सीपीएमजी ऑफिस है वहाँ पे रजिस्टर कराना है। आपको कोई भी कॉपी आगे नहीं भेजना है, आप थ्रू प्रॉपर चैनल अपने सीपीएमजी ऑफिस में लेटर को भेजेंगे। उसके आगे का जो भी होगा लेटर कम्युनिकेशन वो सीपीएमजी के थ्रू ही किया जाएगा।
उसके बाद 2 नंबर में जो दिया गया है कि डेट फिक्स किया गया है कि इसके बीच का ही जो लेटर आएगा उसको उस साल के लिए कंसीडर किया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। जैसा कि दे रखा है 1 अप्रैल टू 30 जून तक, जो 1 अप्रैल से 30 जून के जो लेटर होगा उस साल के लिए वही लेटर जो होगा ट्रांसफ़र के लिए कंसीडर किया जाएगा। अगर 30 जून के बाद का लेटर मिलेगा, क्लोजिंग डेट के बाद का जो भी लेटर होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा रूल 38 ट्रांसफ़र के लिए। ये भी जैसा कि दे रखा है कि मान लीजिए 1 साल में 4 लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया, तो किसका सर्विस लेंथ ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। जिसका सर्विस लेंथ ज़्यादा है, मान लो कोई 4 साल सर्विस किया है सेम यूनिट में, कोई 3 साल किया है, तो जिन्होंने 4 साल किया है उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी ट्रांसफ़र के केस में भी, और उसके बाद जो 3 साल सर्विस किया है उसकी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये 3rd नंबर पॉइंट में वही है कि जिसकी सर्विस लेंथ ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी ट्रांसफ़र में भी। जो भी एलिजिबल एप्लीकेशन आएगा रूल 38 के लिए उसको आउटवर्ड रजिस्टर में रजिस्टर्ड किया जाएगा अगर वो 30 जून से पहले रिसीव हुआ है तो। इसके अलावा जो पुराने पेंडिंग होंगे रिक्वेस्ट, उसके नीचे जो भी नया रिक्वेस्ट आएगा, अगर हो सकता है कि पिछले साल के 4 रिक्वेस्ट हों और इस साल 10 रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो पहले 4 रिक्वेस्ट ऊपर में रहेंगे, उसके नीचे से फिर इस साल का नया जो भी रजिस्ट्रेशन होगा रूल 38 के लिए वो रजिस्टर किया जाएगा। अगर कोई भी आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए जो दे रहे हैं अगर वो गलत हो रहा है तो आपका जो रजिस्टर है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। ये जो 6 नंबर पॉइंट है ये भी नया ही ऐड किया गया है कि बहुत बार होगा क्या कि आपका 1 अप्रैल और 30 जून के बीच में आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो रहा है, या अप्रैल में ही आपका 2 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन आपको ऑर्डर मिलते मिलते वो ऑलमोस्ट 6 महीना लग जाता है। 2 साल के बाद 6 महीना लग जाएगा जब तक कि आपको रिटर्न में ऑर्डर आपको मिलेगा। लेकिन आप अगर 2 साल पूरे कर चुके हैं, ऑर्डर आपको नहीं भी मिला है, तब भी आप ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारे केस में होगा, जो लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं जिनको अभी 1 साल हुआ है, अगले जून तक उनका 2 साल हो जाएगा लेकिन उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर 30 जून से पहले उनका 2 साल कंप्लीट हो रहा है तो। इसके अलावा 7 नंबर जो पॉइंट है, जो 30 जून तक हम था लेटर कंसीडर करने का, उसके बाद 31 जुलाई तक आउटवर्ड जो भी इंटर सर्कल ट्रांसफ़र है उसका लिस्ट तैयार करके दूसरे जो सर्कल का CPMG है उसको इनको रिक्वेस्ट भेजना होगा। मतलब एक सर्कल से दूसरे सर्कल में 31 जुलाई से पहले जितने भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आ रहे हैं उन सबका लिस्ट भेजना होगा दूसरे CPMG को। उसके बाद जो होगा प्रिपरेशन ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट द ऑफिस ऑफ CPMG शैल बी शेयर बाई 31 अगस्त। इसके बाद जब 31 जुलाई जैसे फिक्स किया गया है कि CPMG टू CPMG शेयर होगा, उसके बाद 31 अगस्त है कि CPMG होगा वो आपके कंसर्न डिवीज़न को फिर से भेजेगा, जो आपका डिवीज़न हेड है उसके लिए, कि आप उस पर कमेंट करके बताएं, मतलब ट्रांसफ़र के लिए। तो उनका जो टाइम लिमिट फिक्स किया गया वो 30 सितंबर है, मतलब 30 सितंबर से पहले आपका डिवीज़न का जो हेड होगा वो आपके ट्रांसफ़र को अप्रूव कर देगा या नहीं करेगा, वो 30 सितंबर तक उसके लिए भी टाइम फिक्स किया गया है। टाइम थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन मोस्टली टाइम को इसलिए किया गया है क्योंकि अभी जो ट्रांसफ़र प्रोसेस चल रहा है उसमें बहुत सारे दिक्कत हुए लोगों को, अभी बहुत सारे सर्कल का आया भी नहीं, इसी के कारण से टाइम लग रहा है, क्योंकि दोनों सर्कल से जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इंटर सर्कल ट्रांसफ़र जो इंट्रा सर्कल के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि सेम CPMG है तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे 2 सर्कल इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे टाइम बाउंडेशन इसलिए फिक्स किया गया है ताकि सब चीज़ टाइम से किया जा सके। 10 नंबर जो पॉइंट है वो भी है कि बहुत बार होता है कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इसलिए भी कैंसिल कर दिए जाते हैं, मना कर दिया जाता है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आपके पास 75% जो आपका स्ट्रेंथ सेंशन हुआ है उसमें 75% अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप उसको शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बोल के कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना डिवीज़न जो भी है उसमें भी आप पता कर सकते हैं कि आपका सेंशन स्ट्रेंथ क्या है,
और एक्चुअल लोग अभी कितना काम कर रहा है। बहुत सारे डिवीज़न है जहाँ पे स्टाफ के शॉर्टेज है, तो उन लोगों के लिए ट्रांसफ़र का दिक्कत हो सकता है। आप अपने डिवीज़न में पता कर सकते हैं, सर्कल वाइज नहीं आपको पता करना है, आपको डिवीज़न वाइज पता करना है कि आपके डिवीज़न का स्ट्रेंथ कितना है और एक्चुअल में वहाँ पे कितना स्ट्रेंथ है, तो उससे आपको शॉर्टेज का पता चल जाएगा कि कितनी शॉर्टेज है। मोस्टली हर एक डिवीज़न में शॉर्टेज है, कुछ सर्कल है जहाँ पे ज़्यादा शॉर्टेज है, जैसे कि वैकेंसी आ रही है। जैसे कि मैं 1-2 सर्कल को बता दे रहा हूँ, जैसे महाराष्ट्र सर्कल हो गया, वहाँ पे शॉर्टेज ज़्यादा है, दिल्ली सर्कल हो गया, वहाँ पे शॉर्टेज ज़्यादा है, गुजरात सर्कल हो गया, वहाँ पे भी शॉर्टेज ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सर्कल वाइज नहीं आपको कंसीडर करना है, आपको डिवीज़न वाइज पता करना है, जो कि ईजी है। अपने डिवीज़न में आप पता कर सकते हैं, जो भी थोड़ा सीनियर स्टाफ हो, यूनियन मेंबर हो, उनके थ्रू आप जाके पता कर सकते हैं, या बाई चांस अगर कुछ वैसा लग रहा है कि नहीं पता चल रहा है तो आप आरटीआई डाल के ही पता कर सकते हैं आपके कि आपके डिवीज़न में कितना सेंसन, जो स्टाफ का सेंसन है कि कितना लोग होना चाहिए और कितना लोग एक्चुअली काम कर रहा है, वो आप पता कर सकते हैं। तो अगर आपका 75% से कम वहाँ पे स्टाफ है तो आपका ट्रांसफ़र के लिए दिक्कत हो सकता है, मतलब वो मना कर सकते हैं। लेकिन अगर 75 प्लस में है स्ट्रेंथ जो है, तो आपको ट्रांसफ़र के लिए वो ये स्टाफ शॉर्टेज बोल के नहीं मना कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके डिवीज़न ऑफिस से लेटर मिल जाएगा सीपीएमजी ऑफिस को, तो 31 अक्टूबर तक जो भी कम्युनिकेशन होगा दूसरे सर्कल से इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए, वो 31 अक्टूबर का डेडलाइन रखा गया है ट्रांसफ़र के लिए कि आपको जो भी कम्युनिकेट करना है दूसरे सर्कल से वो आप करेंगे 31 अक्टूबर तक। उसके बाद ये जो 12 नंबर पॉइंट बोल रहा है, इसमें है कि जब आपको फाइनल हो जाएगा कि दोनों सर्कल अप्रूव कर देगा इंटर सर्कल ट्रांसफ़र में, तो 30 नवंबर को लिस्ट जारी कर दिया जाएगा जिसमें कैंडिडेट का नाम होगा और उसका रिलीविंग डेट मेंशन किया जाएगा कि कौन से कैंडिडेट को कब रिलीव किया जाएगा इस सर्कल से दूसरे सर्कल ज्वाइन करने के लिए। तो 30 नवंबर डेडलाइन रखा गया है, जिसमें कि आपका नाम अनाउंसमेंट आएगा कि आपका नाम आप रूल 38 में आया है या नहीं आया है, और आया भी है तो आपको कब रिलीव किया जाएगा उसके साथ 30 नवंबर तक आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो ऑफिशियल हैं उनका अगर नाम नहीं आ रहा है ट्रांसफ़र लिस्ट में, तो उनका वेटिंग लिस्ट रहेगा, उनको सब्सिक्वेंट ईयर मतलब अगले साल के लिए उनको कंसीडर किया जाएगा। और जो वेटिंग लिस्ट होगा उसको भी पब्लिश किया जाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपका वेटिंग लिस्ट इस सर्कल के लिए कितना है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। बाकी ये 14 नंबर पुराना ही रूल है कि जो भी नया वैकेंसी आएगा, पहले जो ट्रांसफ़र जिन्होंने अप्लाई किया है उसको कंसीडर करके फिर उसके अकॉर्डिंग ही न्यू वैकेंसी को अनाउंसमेंट करना है। जो इस नए ऑर्डर में चेंजेज हैं वही थे, मैंने बता दिए, बाकी सब जो है वो पुराने ही रूल रेगुलेशन रहेंगे। ये टेम्प्रोरी इंटर सर्कल ट्रांसफ़र का जो रूल है वो सब पुराने ही हैं। मेनली जो चेंज था वो डेट और टाइम पीरियड का जो चेंज किया है वो सब चेंज किया है, प्लस इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भी ट्रांसफ़र का क्या है वो क्लियर रूल बता दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।